दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पब्लिक ग्रीवेंस के लिए मीटिंग, बैठक में रखी गई 17 शिकायतें। हरियाणा सरकार का युवाओं को नौकरियों में आरक्षण पर संशोधन, निजी उद्योगों में 75% आरक्षण के कानून में बदलाव, राज्यपाल ने दी मंजूरी। गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग के ऑफिस का उद्घाटन, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी सौगात। अब एक छत के नीचे बैठेंगे विभाग के सभी अधिकारी। और निहंगों को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेतावनी, गुरु साहिब की शिक्षा दिलवाई याद। कहा, जब श्रीनगर में सिख बहन की हुई हत्या तब कहां थे निहंग। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां सीएम ने पब्लिक ग्रीवेंस की मीटिंग की अध्यक्षता की। वहीं इस कार्यक्रम में बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के साथ जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि इस बैठक में 17 शिकायतें रखी गईं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने पब्लिक ग्रीवेंस की मीटिंग ली है, इसकी अध्यक्षता की है। इस कार्यक्रम में बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के साथ यहां जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले, इस खबर की खास बात की इस बैठक में 17 शिकायतें रखी गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पब्लिक ग्रीवेंस की मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने खुद की है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इस मीटिंग में यहां पर मौजूद रहे। 17 शिकायतें, लगभग 17 शिकायतें इस बैठक में रखी गई हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग रही। इस मीटिंग में तमाम अधिकारियों ने शिरकत की है। साथ ही जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुना गया है। लगभग 17 शिकायतें इस मीटिंग में रखी गई हैं और इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताते चले कि सबसे खास बात इस मीटिंग में खास बात यही रही कि लगभग 17 शिकायतें इस मीटिंग में रखी गई हैं। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून में बड़ा संशोधन किया है। हरियाणा के निजी उद्योगों में अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि 30,000 रुपए तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। इस बदलाव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और ऐलानाबाद उपचुनाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी है। विगत 2 मार्च को जारी अधिसूचना में निजी क्षेत्र में 50,000 रुपए तनख्वाह तक की 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की गई थीं। उद्योगपति सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे और इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे। इसके बाद राज्य की भाजपा सरकार ने अधिसूचना में बदलाव किया है। राज्यपाल की मंजूरी से नए कानून को संशोधित नोटिफिकेशन भी तैयार हो चुका है। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून में बड़ा संशोधन किया है। हरियाणा के निजी उद्योगों में अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि 30,000 रुपए तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। इस बदलाव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और ऐलानाबाद उपचुनाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी है। 2 मार्च को जारी अधिसूचना में निजी क्षेत्र में 50,000 रुपए तनख्वाह तक की 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित कर दी गई थी। उद्योगपति सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे और इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे। आपको बताते चले कि इसके बाद राज्य की भाजपा सरकार ने अधिसूचना में बदलाव किया है। राज्यपाल की मंजूरी से नए कानून का संशोधित जो नोटिफिकेशन है वो भी यहां पर तैयार हो चुका है। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा कदम है। अब 30,000 तक की निजी क्षेत्र की जॉब, हरियाणवी युवाओं को 75% आरक्षण। तो रीजनल हेड चंद्रशेखर जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर जी, हरियाणा राज्य ने यहां पर हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून में बड़ा संशोधन किया है और काफी बड़ा कदम ये माना जा रहा है। क्या अपडेट है इस पर?
बिल्कुल। देखिए, हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं तथा ट्रस्ट है, इनमें नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में जो हरियाणा के युवा वर्ग की अगर बात की जाए तो 2 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा मोहर लगने के बाद इस नए कानून को संशोधित कर दिया गया तथा इसकी नोटिफिकेशन भी तैयार हो चुकी है। नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इसे मंजूरी के लिए राज्य चुनाव आयोग के पास भेजा गया है, क्योंकि आजकल उपचुनाव है इलाहाबाद के, इसलिए चुनाव आयोग के पास इसको भेजना जरूरी है। क्योंकि हरियाणा के अंदर आदर्श आचार संहिता सिरसा जिले में लागू है। ये क्योंकि कानून सारे राज्य में लागू होना है, इसलिए इसका पूरी तरह से चुनाव आयोग के पास भेजकर एक बार उनकी अनुमति ली जा रही है। इससे हरियाणा के जो युवा वर्ग है उनको काफी राहत मिलेगी। 30,000 तक का जो रोजगार है, नौकरी जो होगी वो उसमें 75% आरक्षण जो है हरियाणा के युवा वर्ग को मिलेगा। जेजेपी का चुनावी घोषणा पत्र था जो उसमें ये घोषणा की गई थी और उसे फुलफिल किया गया। बीजेपी और जेजेपी दोनों एक दूसरे के जो गठबंधन में है, एक दूसरे के वायदों को पूरा करने पर लगे हुए हैं। इस तरह से ये युवा वर्ग के लिए काफी लाभप्रद रह सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो इस फैसले पर उन्होंने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन सरकार ने सबके साथ संवाद का रास्ता रखा और संवाद कर इन्हें समझाने का प्रयास किया। इसीलिए ये जो सैलरी कैटेगरी है 30,000 रुपए तक की, ये डिसाइड की गई है कि 30,000 तक का जो रोजगार है उनमें 75% जो आरक्षण है वो हरियाणा के युवकों को मिले। यानी कि अब हरियाणा के अंदर 30,000 से अधिक की जो नौकरी होगी वो आरक्षण के दायरे में नहीं होगी। इससे कम की नौकरी जो होगी वो आरक्षण के दायरे में बिल्कुल रहेगी। चंद्रशेखर जी, इस बदलाव को राज्यपाल ने जिस तरह से मंजूरी दी है, इस मंजूरी के बाद अगर बात करें हरियाणा में युवाओं की, तो युवाओं के अंदर काफी उत्साह नजर आ रहा है, काफी खुश युवा नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी पहले से इसका इंतजार इन युवाओं को था। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवा वर्ग के लिए ये घोषणा बहुत अर्से पहले की हुई थी, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट होने में 2 साल का समय लग गया। जैसा कि सबको पता है कि 27 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2 साल पूरे होने की स्थिति में हरियाणा सरकार राज्यपाल इसको मंजूर करवा चुकी है। इससे पहले विधानसभा में ये बिल पारित हो चुका है। तो अब ये लागू करने की तरफ हरियाणा सरकार बढ़ रही है। केवल एकमात्र औपचारिकता है वो चुनाव आयोग से अनुमति की। वो अनुमति मिलते ही इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा और हरियाणा के अंदर इसके कंप्लाइंस होने से युवा वर्ग को, विशेषकर ग्रामीण अंचल के जो बेरोजगार युवक हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जी, इस बदलाव को लेकर उद्योगपति किस तरीके का रवैया उद्योगपतियों का देखने को मिल रहा है, क्योंकि उद्योगपति सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे, किस तरीके का रवैया दिख रहा है उनका? देखिए, उद्योगपतियों को इस बात से थोड़ी सा नाराजगी थी शुरू में, लेकिन सरकार ने उसको संवाद के माध्यम से हल करने के लिए प्रयास किए और संवाद के माध्यम से इसको, बातचीत के माध्यम से इसका समाधान भी निकाला। और अब 30,000 तक का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया वो इसीलिए किया गया ताकि 30,000 तक के जो रोजगार है वो हरियाणा के बच्चों को दिए जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून में बड़ा संशोधन किया है। हरियाणा के निजी उद्योग में अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि 30,000 रुपए तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। और ये युवाओं के लिए काफी उत्साह भरा रहा, क्योंकि युवाओं के अंदर जब से ये बदलाव किया गया काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 32 में आबकारी एवं यहां कराधान विभाग के बनाए गए नए ऑफिस की इमारत का आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उद्घाटन किया है। अब एक छत के नीचे विभाग के सभी अधिकारी बैठेंगे, जिससे लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल निहंग द्वारा की गई 35 साल की व्यक्ति की हत्या के मामले को लेकर भी यहां पर निंदा जाहिर की है। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। गुरुग्राम में आबकारी और कराधान विभाग का नया ऑफिस बनाया गया है। आबकारी और कराधान विभाग के इस नए कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 23 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था और इस पर लगभग 45 करोड़ की लागत आई है। ये नया कार्यालय भवन 6 मंजिला है। इसका निर्माण लगभग 1.5 एकड़ में किया गया है। नए भवन में
जॉइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर और डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के कार्यालयों के साथ पीए स्टाफ और वेटिंग एरिया आदि की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा 75 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता का एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ने बताया कि नए कार्यालय भवन में अधिकारियों के कक्षों के अलावा रिकॉर्ड रूम, सेंट्रल कंप्यूटर लैब, ऑडिट पार्टी के लिए कक्ष, 2 कोर्ट रूम, अधिवक्ताओं के लिए बार रूम, कैंटीन, जब्त किए गए सामानों के लिए स्टोर की व्यवस्था भी की गई है। कार्यालय भवन में 4 लिफ्ट लगाई गई हैं और वाहनों के लिए बेसमेंट में 3 स्तरीय पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इससे पहले ये ऑफिस सेक्टर 34 में किराए की इमारत में चल रहा था। वहीं विभाग के 650 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल निहंग द्वारा की गई 35 साल के व्यक्ति की हत्या मामले में निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह से निर्मम तरीके से व्यक्ति की हत्या की गई है वह निंदनीय घटना है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा चल रहा है, जिसमें करीब 40 लोग किसान नेता के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इस हत्या मामले में इन 40 लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी आंदोलन में इस तरह से कोई अपराध किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी इस आंदोलन को चलाने वाले नेताओं की होती है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने की गुस्ताखी किसी को नहीं करनी चाहिए। जितना हत्या करने वाला व्यक्ति जिम्मेवार है, उतना ही जिम्मेदारी इस आंदोलन को चलाने वाले नेताओं की है। इस दोष में वो भी भागीदार हैं। दुष्यंत चौटाला ने एलानाबाद के उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन उम्मीदवार मैदान में है और पार्टी के तमाम नेता मिलकर प्रचार में जुटे हुए हैं। गठबंधन के उम्मीदवार की निश्चित तौर पर उपचुनाव में जीत होगी, भले ही कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में माहौल खराब कर रहे हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभय चौटाला को राजनीति में भी कोई सीरियस नहीं लेता और ऐसे व्यक्ति को जनता जानती है। उनको सीरियसली लेते हैं। वो तो ये कह रहे थे वो प्रचार में नहीं जाएंगे, फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। आज क्या हालात है। मैं तो निरंतर कहता आया हूँ, जो आदमी राजनीति को सीरियसली नहीं लेता वो फिर राजनीति में कामयाब नहीं, और आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा, उसका भी जवाब है। अब ये देखना होगा कि आगे की राजनीति क्या रंग लाती है और ये बयानबाजी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो हरियाणा के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जेजेपी अपनी पकड़ मजबूत बनाएगी। इसके लिए जेजेपी अब हरियाणा के बाहर अन्य राज्यों में कदम बढ़ाने की तैयारी में है। जेजेपी ने कई राज्यों में अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह चाबी को खुद के लिए रिजर्व कराने की तैयारी शुरू की है। इसी को लेकर पार्टी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें 6 राज्यों में चुनाव आयोग से चाबी का सिंबल मांगा है। जेजेपी ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान में चाबी का चुनाव चिन्ह अपनी पार्टी के लिए आरक्षित करने की मांग की है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। जेजेपी के कोटे से दुष्यंत चौटाला प्रदेश के यहां पर उप मुख्यमंत्री हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बताया कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जेजेपी ने पत्र के जरिए दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में चाबी चुनाव निशान को जेजेपी के लिए आरक्षित करने की मांग की है। इसके अलावा आयोग से चंडीगढ़ में भी नगर निगम चुनाव के लिए चाबी चिन्ह देने का आग्रह किया गया है। तो एक बार फिर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने लाइव आकर निहंगों को चेतावनी दी है और गुरु साहिब की शिक्षा याद दिलवाई है। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि सिंधु बॉर्डर को खाली करवाने की मांग हो रही थी और जब श्रीनगर में सिख बहन की हत्या हुई तब निहंग कहां गए थे। तो आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीरेश शांडिल्य, जिन्होंने लाइव आकर यहां निहंगों को चेतावनी दी है। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर के ऊपर तथाकथित निहंगों ने एक लखवीर सिंह नाम के व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, बुरी तरह मारा, विषित कर दिया उसका शरीर।
बाजू काट दी, 35 चोटें आई, हड्डियां टूटी हुई कई जगह की। मतलब ये स्पष्ट है कि एक आदमी का कारा नहीं है, एक आदमी ने साजिश नहीं रची। जिस निहंग ने सरेंडर किया है, ये एक दहशत फैलाने की बहुत बड़ी साजिश है। और जो निहंग सिंधु बॉर्डर पे बड़े फख्र से, गर्व से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और प्रेस वाले उसकी बाइट दिखा रहे हैं, क्या वो ऐसे लोग डिजर्व करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या ऐसे लोगों को हाईलाइट करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को टीवी पे दिखाना चाहिए, मीडिया में हाईलाइट करना चाहिए? बड़ा फख्र और गर्व से दहशत पाने की कोशिश कर रहा है। हमने सरेंडर कर दिया बाजू में काट के। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को सजा देने के लिए अभी कानून जिंदा है, अभी स्टेट अलाइव है, स्टेट जिंदा है। इस दुनिया में कानून से बड़ा कुछ नहीं है। कानून अपना काम करता है। देश का संविधान, देश का कानून सबसे बड़ा है। मैं तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहूंगा कि ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं कल भी बोला इस मामले में और आज भी मेरा एंटी टेररिज्म इसको चुप नहीं बैठेगा। ये इस तरह के तथाकथित निहंग जो हैं, हरियाणा, पंजाब से चलकर हरियाणा का माहौल खराब करके हरियाणा से आतंकवाद फैलाने की साजिश, हरियाणा का माहौल खराब करने की साजिश, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने की साजिश नहीं बर्दाश्त होगी। मैं इस तथाकथित निहंग जिसने सरेंडर किया और जो प्रेस में बोल रहा है, मैं देश की मीडिया से अपील करता हूं, ऐसे लोगों को टीवी पे ना दिखाएं जो दहशत डाल रहे हैं, जो हिंदू सिखों को लड़वा रहे हैं। ये निहंग सिंह उस दिन कहां था जिस दिन श्रीनगर के अंदर प्रिंसिपल जो थी, सिख समुदाय से थी, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, उसको मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने। ये निहंग उसका उस दिन कहां था? उसका सर क्यों नहीं काट कर लाया? सारा हिंदुस्तान इस निहंग के ऊपर फख्र गर्व करता। ये निहंग उस दिन कहां था? चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो हरियाणा शिक्षा विभाग बुनियाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी कि NTSC की फ्री ऑनलाइन कोचिंग देकर नींव तैयार करेगा। इसको लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बुनियाद कार्यक्रम की जानकारी दी। तो हरियाणा में 4 सप्ताह और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 14 नवंबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है। हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किया है। तो हरियाणा को अडानी से मिलने वाली 1424 मेगावाट बिजली अब बंद हो गई है। कोयले का स्टॉक 4 से 5 दिन का ही है। इससे प्रदेश में बिजली संकट का डर पैदा हो गया है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने पानीपत थर्मल पावर प्लांट की यूनिट नंबर 7 और 8 को शुरू कर दिया है। तो हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जहां राजनीति में अपने भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह जब दिल्ली में अपने फार्म हाउस पर होते हैं तो अक्सर खुद गाय की सेवा करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला खुद फार्म हाउस पर गाय का दूध निकालते हैं। राजनीति में कुशल वक्ता दिग्विजय सिंह सबल इरादा और मजबूत नेतृत्व प्रदान करने वाले माने जाते हैं। महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जो राजनीति में जहां अपने भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के राइट हैंड बनकर उभरे हैं, जेजेपी संगठन को चलाने का जिम्मा उनके पास है, संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं,
वहीं उनकी एक तस्वीर, एक नया रूप और निकल कर आया है। वो उनका रूप है एक गौ भगत का। दिल्ली फार्म हाउस के ऊपर 10 गायें इन्होंने रखी हुई हैं। जब भी दिल्ली में होते हैं, फार्म हाउस पर होते हैं, गाय की सेवा करते हैं। गाय की सेवा के अलावा गाय का दूध भी खुद अपने हाथों से निकालते हैं। यानी चौधरी देवीलाल जिस प्रकार से जब हरियाणा के मुख्यमंत्री 1987 से 1991 तक रहे, उससे पहले कई बार रहे, उप प्रधानमंत्री रहे भारत सरकार में, तब वह भी गायें अपने घर पर रखा करते थे, गऊ की सेवा किया करते थे। आज उनके पड़पोते दिग्विजय सिंह चौटाला अपने परदादा के पद चिन्हों पर पूर्णतया चल रहे हैं। उनका ये एक नया जो गाय पालक के रूप में, गौ रक्षक के रूप में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 15 अक्टूबर 2021 को अपना 23वां स्थापना दिवस को पहली बार पूर्ण सादगी के साथ मनाया। सभी संस्थान राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण बंद थे, फिर भी आयोग का पूरा स्टाफ जोश के साथ विजयदशमी के पर्व पर आयोग में हाजिर रहा। आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से आयोग ने विभिन्न तरह के छोटे स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। तो दशहरा मनाने को लेकर मिली मंजूरी से चंडीगढ़ वासियों में खासा जोश देखने को मिला। जहां शहर वासियों में खुशी का माहौल दिखा, तो वहीं सबसे ज्यादा जोश बच्चों में देखने को मिला। सेक्टर 45C के बच्चों ने अपने स्तर पर रावण के पुतला बनाकर दशहरा मनाने के लिए पूरे जोश के साथ काम किया। ऐसे में बच्चों द्वारा मिलजुल कर तैयार किए गए रावण के पुतले को अग्नि के हवाले किया गया और सभी ने यहाँ पर प्रशासन की ओर से दशहरे पर्व पर पटाखे फोड़ने पर लगाई पाबंदी का भी यहाँ पर काफी ज्यादा ख्याल रखा। तो चंडीगढ़ में दशहरे का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के तकरीबन 2 साल बाद इस बार दशहरा बनाने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में लोगों का भारी संख्या में यहां पर दिखे लोग। साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर जन समूह को प्रेरित करते हुए रावण दहन किया। और दशहरे के इस पावन त्योहार पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पटाखों पर बैन होने के कारण चंडीगढ़ में रावण दहन के प्रोग्राम में लोगों के द्वारा पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया गया। चलिए इसी के साथ हरियाणा की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।